हाय मित्रों, यूपीएससी सीएससी 2022 एमसीक्यू बैच में आप सभी का स्वागत है। इस बैच की श्रृंखला में अभी हम करंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, जो आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जरूर देखिए, साथ में अपने मित्रों के साथ भी शेयर भी करें। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली शीतकालीन फसलें हैं। आपको ये बताना शीतकालीन फसलें इनमें से कौन सी है। पहला कह रहा है गेहूँ, दूसरा कह रहा है सरसों, तीसरा कह रहा है मटर और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है जौ। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो पहला आप सभी को पता होगा, गेहूँ हमारी शीतकालीन फसलें हैं, सर्दी के समय उगाई जाती है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सही हो गया। तो हमारा डी तो कैंसिल हो गया एलिमिनेशन मेथड से। देखें हमारा ए और बी और सी में से हो सकता है। सरसों भी आप सभी को पता होगा, ये भी सर्दी में उगाई जाती है। इस दृष्टि से हम दो किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, निकाल देते हैं। एक है, दो इसमें नहीं है तो निकाल देते हैं। अब आपका यह तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा। तो आपको ये भी बता देता हूँ मित्रों, ये जो मटर और जौ है ये दोनों शीतकालीन फसलें आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा ये भी कथन सत्य हो गया, 3 नंबर, और 4 नंबर क्वेश्चन भी सत्य हो गया। तो हमारा इसका सही आंसर 4 हो गया, 1 2 और 3 4। अब इसके बारे में जो भी आपको नाम दे रखे हैं आप देख लीजिए। इसमें देखो गेहूँ दे रखा है, जौ, मटर, चना और सरसों, ये महत्वपूर्ण फसलें हैं रबी की। आपको जो शीतकालीन फसलें होती हैं उसको रबी की फसलें कहती है, ये आप सभी को पता होगा। और जो खरीफ की फसलें हैं वो गर्मी के समय, वर्षा के मौसम के समय की जाती हैं, उसे खरीफ की फसलें कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर डी हो गया, सॉरी सी हो गया, ऑप्शन 1 2 3 4। अब हमारा दूसरा कथन है 2 नंबर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में कोलोकेशन सुविधा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताना है कोलोकेशन के संबंध में। पहला कह रहा है, कोलोकेशन सुविधा स्टॉक ब्रोकरों को अपने सर्वर जो स्टॉक एक्सचेंज है के डेटा सेंटर में रखने की अनुमति देती है। आपको बताना ये जो सुविधा है, ये जो स्टॉक ब्रोकरों के सर्वर है उसको जो अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसके जो डेटा सेंटर है उसमें रखने की अनुमति देने वाली सुविधा को कहते हैं या नहीं कहते हैं। दूसरा कहते हैं, कोलोकेशन का ये लाभ है कि ये स्टॉक एक्सचेंज द्वारा वितरित प्राइस फील्ड तक तेजी से पहुंचने की अनुमति देता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तीसरा कह रहे हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने हाल ही में कोलोकेशन सुविधा पर प्रतिबंध लगा दिया। आपको बताना है सेबी ने इस पर प्रतिबंध लगाया या नहीं लगाया। तो मित्रों आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये ऐसा सिस्टम होता है जो अपना स्टॉक एक्सचेंज का डेटा सेंटर होता है, उस पर ब्रोकरों के जो डाटा या सर्वर होते हैं उनको रखने की जो सेबी होती है वो अनुमति देती है कि आप वहाँ पर रख सकते हो, ताकि जो उनकी सेवा वितरण है वो एक सरल रूप में हो, आसानी तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि वो डेटा सेंटर में नज़दीक में होगा तो जो अपना स्टॉक एक्सचेंज का सर्वर होगा वहाँ तक और ब्रोकर का सर्वर होगा वो आसानी से कनेक्ट हो पाएगा। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन सत्य है। और दूसरा कथन जो सुविधा का कह रहा है, तो मित्रों आप सभी को पता होगा ये सुविधा तो बेहतरी करेगी सेवा वितरण में। इस दृष्टि से देखें तो दूसरा कथन भी हमारा सत्य हो गया। और आपको ये बता देता हूँ, इस पर हाल में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। ये एक बेहतर सुविधा के तौर पर गिना जाता है। ना तो सेबी ने इस पर प्रतिबंध लगाया और ना ही किसी विश्व और दोस्ता ने लगाया। ये महत्वपूर्ण एक सुविधा है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन गलत हो गया, क्योंकि ये प्रतिबंध की बात कर रहा है। तो हमारा पहला और दूसरा सही हो गया। तो इसका सही आंसर मित्रों ऑप्शन बी हो गया, 1 और 2। अब इसके बारे में जान लीजिए। अगस्त 2009 में ये सुविधा शुरू की गई थी। ये कह रहा है लोकलाइजेशन सुविधा शुरू की गई, जिसमें ब्रोकरों को एनएसआई के डेटा सेंटर में अपने सर्वर रखने की अनुमति है। ये आपको ध्यान रखना। और साथ में ये भी ध्यान रखना, ये शुल्क लिया जाता था। इस दृष्टि से ये अपना इतना अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाई थी, क्योंकि जो छोटे ब्रोकर होते हैं वो इतना शुल्क नहीं दे पाते थे। इस दृष्टि से इसमें इतना विस्तार नहीं हुआ था। लेकिन इस पर प्रतिबंध नहीं है, इसकी सुविधा ब्रोकर ले सकते हैं अभी भी। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन सत्य हो गया और तीसरा कथन असत्य हो गया। और साथ में आगे ये कह रहा है, कोलोकेशन का ये लाभ है कि स्टॉक एक्सचेंज द्वारा वितरित प्राइस फील्ड
तक तेजी से पहुंच की अनुमति होती है। पहुंच के बारे में कह रहा है, इसमें तेजी से अनुमति होती है क्योंकि डेटा सर्वर होता है वो सेबी के पास ही रहता है। इस दृष्टि से देखें तो पहुंच आसानी से हो जाती है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन सत्य हो गया था। और आगे ये अवैध नहीं है, आपको कह रहा है इसकी अनुमति है, इसके बारे में ये कह रहा है, आप देख लीजिए। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, S-400 वायु रक्षा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको S-400 जो वायु रक्षा प्रणाली है उसके बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। ये लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। आपको बताना है ये लंबी दूरी और सतह से हवा में मार करने वाली और क्या मिसाइल प्रणाली है या नहीं है। दूसरा कथन ये कह रहा है S-400 घुसपैठ करने वाले विमान, मानव रहित हवाई वाहन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को शामिल कर सकता है। आपको बताना है कथन सत्य है या असत्य। थर्ड नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ये कह रहा है भारत रूस से S-400 मिसाइल प्राप्त करने वाला पहला देश है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। आपको तीनों में से सही कथन ही पूछा, तो मित्रों आपको अगर सही ढंग से इसके बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको ये पता होगा भारत ने हाल ही में रूस से खरीदी है, लेकिन रूस ने इसका विकास तो काफ़ी पहले कर दिया है। तो इस दृष्टि से देखिए, अगर आप तीसरे ऑप्शन पे गौर करोगे सही ढंग से, तो एलिमिनेशन मेथड से आप इसका आंसर आसानी से निकाल देते, क्योंकि भारत ने तो हाल ही में इसको खरीदा है। इससे पहले तो काफ़ी देशों ने खरीद लिया होगा। तो इस दृष्टि से अगर ये पहला देश कह रहा है तो हम तीसरे को गलत कर लेते हैं। अगर तीसरे को गलत कर दिया तो हमारा बी ऑप्शन चला गया, सी ऑप्शन चला गया और डी ऑप्शन चला गया। तो अब हमारे पास केवल और केवल एक ऑप्शन ही बचा है, 1 और 2। तो इस दृष्टि से देखें तो हमारा दोनों कथन सत्य है। तो आपको बता देता हूँ मित्रों, हमारा ये पहला कथन भी सत्य है, दूसरा कथन भी सत्य है। इस दृष्टि से इसका सही आंसर ए हो गया, ऑप्शन 1 और 2। अब इसके बारे में जान लीजिए। ये रूस 1993 से विकसित कर रहा है। अगर आप में इतना ही कॉमन सेंस अगर होता तो आप इसका आंसर से निकालते, क्योंकि 93 से विकसित कर रहा तो इस टाइम में किसी ने तो ली होगी, कोई विकसित, जैसे चाइना ने लिया, आपको ये बता देता हूँ। इस दृष्टि से देखें तो हमारा ये कथन असत्य हो गया और इसका आंसर निकल गया। बाकी डिटेल आपको इसके बारे में दे रखी है। साथ में आपको बता देता हूँ मित्रों, इसका जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम द स्टडी IAS विद सन ऑफ देवासी पर सेंड कर दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और रिवाइज कीजिए, साथ में मित्रों को शेयर भी कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताना है, यहाँ ध्यान रखना, आप कथन आपको सही पूछा है। पहला कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट पहला स्थायी संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। आपको बताना है संधि आधारित है या नहीं है, जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में संबंधित गंभीर अपराधों के अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए की गई थी। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य है, संधि आधारित है या नहीं है, गंभीर अपराधों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए इसकी स्थापना की या नहीं की है। ICC को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संबंधित गंभीर अपराधों की जांच करने, मुकदमा चलाने के लिए सार्वभौमिक क्षेत्रीय अधिकारिता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। तीसरा कह रहा है भारत इस न्यायालय के सदस्य है। आपको बताना भारत इसका सदस्य है या नहीं है। तो मित्रों आप एलिमिनेशन मेथड से देखोगे तो इसका आंसर आसानी से निकाल पाओगे। आपको याद भी नहीं होगा ना, तो भी आप आसानी से निकाल पाओगे, क्योंकि आप सबको ये तो पता होगा कि भारत इसका सदस्य नहीं है। आपने अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा तो ये आपको कन्फर्मली याद होगा। और साथ में अगर भारत सदस्य नहीं है तो भारत की कार्रवाई नहीं कर सकता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जो भारत के क्षेत्राधिकार में कोई भी अपराध हो रहा है इसको अधिकारिता में नहीं हो रहा है, लेकिन ये सार्वभौमिक क्षेत्रीय अधिकारिता कह रहा है। इसका तात्पर्य ये होता है कि कहीं भी वो अपनी जांच कर सकता है। तो लेकिन भारत सदस्य नहीं है तो भारत में नहीं कर सकता, तो ये क्षेत्रीय सार्वभौमिक कहाँ हो गया, भारत में उसको अधिकार नहीं है, तो ये सार्वभौमिकता उसकी खंडन हो गई। तो इस दृष्टि से देखें तो दूसरा कथन भी हमारा ऑटोमेटिक रॉन्ग हो गया। तो हमारा तीसरा रॉन्ग हो रहा है, दूसरा रॉन्ग हो रहा है, तो बी ऑप्शन कैंसिल हो गया एलिमिनेशन मेथड से, और सी ऑप्शन कैंसिल हो गया और डी ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास केवल और केवल एक ही बचा है। आपको बता देता हूँ, ये रोम संधि
पर आधारित है और इसका मुख्यालय हेग में स्थापित है। आपको ध्यान रखना, इस दृष्टि से इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो गया है, केवल और केवल ए। अब इसके बारे में जान लीजिए। इस पहला संधि आधारित कह रहा है, ये हमारा कथन सत्य है। यह गंभीर अपराधों के खिलाफ मुकदमे की जांच करता है और ये रोम संधि के तहत स्थापित है। आपको ध्यान रखना, जो 1 जुलाई 2002 से प्रभावी है। और जो इसका वित्तीय न्याय, ये भी आपका ध्यान रखना। आपको ऑप्शन में अगर दूसरा ऑप्शन दे दे कोई यूपीएससी वगैरह, तो ये पूछ सकती है इसका वित्तीय संयुक्त राष्ट्र से किया जाता है या WHO से किया जाता है या WTO से, ऐसा कुछ नाम आ जाता है। लेकिन आपको बता देता हूँ, इसका जो फंडिंग है वो अंतर्राष्ट्रीय कोई संगठन है, कुछ सरकारें हैं, सब मिल के करती है, कोई एक जना नहीं करता। ये आपको ध्यान रखना है। इस दृष्टि से हमारा सही आंसर इसका एक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताना है। ये क्वेश्चन मित्रों अध्यादेश से संबंधित है। इसमें पहला ऑप्शन ये कह रहे हैं, भारत संविधान केंद्र सरकार को संसद का सत्र न चलने के दौरान कानून बनाने की अनुमति प्रदान करता है। आपको बताना है, भारतीय संविधान अगर संसद का सत्र नहीं चलता है तो कानून बनाने की अनुमति है या नहीं है। तो मित्रों आप सभी को पता होना चाहिए कि अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाने की राष्ट्रपति को शक्ति है, राज्यपाल को शक्ति है, जिस टाइम संसद या विधान परिषद नहीं चलती है। और ये संविधान में बात कर रखी है, आप सभी को पता होना चाहिए, 123 में कर रखी है। तो इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन सत्य हो गया। दूसरा कह रहे अध्यादेश को कितनी भी बार पुनः प्रख्यापित किया जा सकता है। आपको बताना है कि अध्यादेश को कितनी भी बार प्रख्यापित किया जा सकता है या कुछ इसमें सीमाएं हैं। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, इसमें सीमाएं हैं, इसको 3 बार से ज़्यादा आप प्रख्यापित नहीं कर सकते हैं। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया, क्योंकि कितनी भी बार कह रहा है। अगर आप दूसरा निकाल दे एनिमेशन मेथड से तो हमारा सी कैंसिल हो गया और ऑप्शन डी कैंसिल हो गया। अब आपके पास या तो ए होगा या बी होगा। आपको 50-50 का आधार मिल गया है। ये कह रहा है किसी राज्य का राज्यपाल केवल राष्ट्रपति की स्वीकृति से अध्यादेश जारी कर सकता है। मित्रों आपने अगर अध्यादेश के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पढ़ा होगा तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति सही है। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन भी असत्य हो गया। तो सही आंसर केवल और केवल एक होगा, ऑप्शन ए। अब अध्यादेश के बारे में जान लीजिए। भारतीय संविधान ये कह रहा है, आपको सभी को पता होगा 123 के तहत कह रहा है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। और अध्यादेश को आगे ये कह रहा है 3 बार पुनः प्रख्यापित किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना। और 213 के तहत राज्यपाल को संवैधानिक शक्ति है इसको जारी करने की। इस दृष्टि से देखें तो हमारा इसका सही आंसर एक हो गया, ऑप्शन ए। और इसी के साथ मित्रों हमारी श्रृंखला समाप्त हो जाती है करंट क्यूज। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।